चैप्टर 7 दुखद अंत। रोसेली दरवाजे पर झिझक रही थी, उसका अद्भुत चेहरा अनिश्चित था। बेशक, मैंने आश्चर्य से अपनी आवाज ऊंची करते हुए उत्तर दिया। अंदर आ जाओ। मैं उठकर बैठ गई और जगह बनाने के लिए सोफे के सिरे पर खिसक गई। मेरा पेट घबराहट से ऐंठ गया क्योंकि कलन, जो मुझे पसंद नहीं करता था, चुपचाप खुली जगह में जाकर बैठ गया। मैंने कोई कारण सोचने की कोशिश की कि वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है, लेकिन मेरे दिमाग में यह बात बिल्कुल भी नहीं थी। क्या तुम्हें मुझसे कुछ मिनट बात करने में कोई आपत्ति है? उसने पूछा। मैंने तुम्हें जगाया या कुछ भी नहीं किया, है न? उसकी नज़रें बिस्तर पर चली गईं और फिर वापस मेरे सोफे पर। नहीं, मैं जाग रहा था। ज़रूर, हम बात कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह मेरी आवाज़ में अलार्म को उतनी ही स्पष्टता से सुन सकती है जितनी मैं सुन सकता था। वो हल्के से हंसी और ऐसा लगा जैसे घंटियों की आवाज़ आ रही हो। वो तुम्हें बहुत कम ही अकेला छोड़ता है, उसने कहा। मैंने सोचा कि मुझे इस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहिए। वह ऐसा क्या कहना चाहती थी जो एडवर्ड के सामने नहीं कहा जा सकता था। मेरे हाथ रजाई के किनारे पर घूम रहे थे और खुल रहे थे। कृपया यह मत सोचिए कि मैं बहुत ज्यादा दखल दे रही हूँ, रोज़ली ने कहा, उसकी आवाज़ कोमल और लगभग विनती भरी थी। उसने अपनी गोद में हाथ जोड़े और बोलते समय नीचे की ओर देखा। मुझे यकीन है कि मैंने अतीत में आपकी भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुँचाई है, और मैं ऐसा दोबारा नहीं करना चाहती। इसकी चिंता मत करो, रोज़ली। मेरी भावनाएं बहुत अच्छी हैं। क्या बात है? वो फिर से हंसी, अजीब तरह से शर्मिंदा लग रही थी। मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश करने जा रही हूँ कि मैं क्यों सोचती हूँ कि तुम्हें इंसान ही रहना चाहिए, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी इंसान ही रहती। ओह! मेरी चौंकने वाली आवाज़ सुनकर वह मुस्कुराई और फिर उसने आह भरी। क्या एडवर्ड ने तुम्हें कभी बताया कि ऐसा क्यों हुआ? उसने अपने गौरवशाली अमर शरीर की ओर इशारा करते हुए पूछा। मैंने धीरे से सिर हिलाया, अचानक उदास हो गया। उसने कहा कि यह कुछ वैसा ही था जैसा उस समय पोर्ट एंजल्स में मेरे साथ हुआ था, बस तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं था। मैं याद करके कांप उठा। क्या सचमुच उसने तुम्हें यही सब बताया था? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा, मेरी आवाज़ भ्रम से खाली थी। क्या और भी कुछ था? उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। यह एक कठोर, कड़वी लेकिन फिर भी आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति थी। हाँ, उसने कहा, और भी कुछ था। मैं इंतजार करता रहा जब तक वो खिड़की से बाहर देखती रही। ऐसा लग रहा था कि वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रही है। क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगी, बेला? इसका सुखद अंत नहीं है, लेकिन हम में से किसकी कहानी का सुखद अंत है? अगर हमारा सुखद अंत होता, तो हम सब अभी कब्रों के नीचे होते। मैंने सिर हिलाया, हालांकि उसकी आवाज़ की तीव्रता से मैं डर गया था। मैं तुम्हारी दुनिया से अलग दुनिया में रहता था, बेला। मेरी मानवीय दुनिया बहुत सरल थी। यह 1933 का साल था। मैं 18 साल का था, और मैं सुंदर था। मेरा जीवन परिपूर्ण था। वो खिड़की से बाहर चांदी के बादलों को देखती रही, उसका चेहरा कहीं दूर था। मेरे माता पिता पूरी तरह से मध्यम वर्ग के थे। मेरे पिता के पास एक बैंक में एक स्थिर नौकरी थी। अब मुझे एहसास हुआ कि वह इस बात से बहुत खुश थे कि वह अपनी समृद्धि को प्रतिभा और कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कार के रूप में देखते थे, न कि इसमें शामिल भाग्य को स्वीकार करते थे। मैंने तब सब कुछ हल्के में लिया। मेरे घर में ऐसा लगता था जैसे महामंदी केवल एक परेशान करने वाली अफवाह थी। बेशक, मैंने गरीब लोगों को देखा जो इतने भाग्यशाली नहीं थे। मेरे पिता ने मुझे ये धारणा दी कि उन्होंने अपनी मुसीबतें खुद ही लाई हैं। यह मेरी माँ का काम था कि वह हमारे घर, मुझे और मेरे 2 छोटे भाइयों को बेदाग बनाए रखे। ये स्पष्ट था कि मैं उनकी पहली प्राथमिकता और पसंदीदा दोनों थी। उस समय मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आया, लेकिन मुझे हमेशा यह एहसास था कि मेरे माता-पिता जो कुछ भी उनके पास था, उससे संतुष्ट नहीं थे, भले ही वह दूसरों से बहुत ज्यादा हो। वे और अधिक चाहते थे। उनकी सामाजिक आकांक्षाएं थीं, सामाजिक पर्वतारोही। मुझे लगता है कि आप उन्हें सामाजिक पर्वतारोही कह सकते हैं। मेरी सुंदरता उनके लिए एक उपहार,
की तरह थी। उन्होंने इसमें मुझसे कहीं ज्यादा संभावनाएं देखीं। वे संतुष्ट नहीं थे, लेकिन थे। मैं खुद होने से, रोज़ली हेल होने से रोमांचित थी। खुश थी कि पुरुषों की नज़रें मुझे हर जगह देखती थीं, जब से मैं 12 साल की हुई। खुश थी कि मेरी गर्लफ्रेंड्स जब मेरे बालों को छूती थीं तो ईर्ष्या से आहें भरती थीं। खुश थी कि मेरी माँ को मुझ पर गर्व था और मेरे पिता मुझे सुंदर कपड़े खरीदना पसंद करते थे। मुझे पता था कि मैं जीवन से क्या चाहती हूँ, और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे मुझे वह न मिले जो मैं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मुझे प्यार मिले, मेरी पूजा की जाए। मैं एक भव्य, फूलों से सजी शादी करना चाहती थी, जहाँ शहर का हर व्यक्ति मुझे अपने पिता की बांह पर हाथ रखकर गलियारे से नीचे जाते हुए देखे और सोचे कि मैं अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत चीज हूँ। प्रशंसा मेरे लिए हवा की तरह थी, बेला। मैं मूर्ख और उथली थी, लेकिन मैं संतुष्ट थी। वह मुस्कुराई, अपने स्वयं के मूल्यांकन पर खुश थी। मेरे माता पिता का प्रभाव ऐसा था कि मैं जीवन की भौतिक चीजें भी चाहता था। मैं एक बड़ा घर चाहता था जिसमें सुंदर साज सज्जा हो जिसे कोई और साफ करे, और एक आधुनिक रसोई जिसमें कोई और खाना पकाए। जैसा कि मैंने कहा, उथला, युवा और बहुत उथला, और मुझे कोई कारण नहीं दिखता था कि मुझे ये चीज़ें क्यों नहीं मिलेंगी। कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो मुझे ज़्यादा सार्थक चाहिए थीं। एक चीज़ खास थी। मेरी सबसे करीबी दोस्त वेरा नाम की एक लड़की थी। उसने कम उम्र में ही शादी कर ली, सिर्फ 17 साल की उम्र में। उसने एक ऐसे आदमी से शादी की जो मेरे माता पिता कभी भी मुझे बड़ई के तौर पर नहीं मानते। 1 साल बाद उसका एक बेटा हुआ, एक सुंदर सा छोटा लड़का जिसके गालों पर गड्ढे थे और घुंघराले काले बाल थे। ये पहली बार था जब मुझे अपने पूरे जीवन में किसी और से सच्ची ईर्ष्या हुई थी। उसने मेरी ओर अथाह आंखों से देखा। वह एक अलग समय था। मैं भी तुम्हारी ही उम्र की थी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार थी। मैं अपने खुद के छोटे बच्चे के लिए तरस रही थी। मैं अपना खुद का घर और एक ऐसा पति चाहती थी जो काम से घर आने पर मुझे चूमे, बिल्कुल वेरा की तरह। बस मेरे मन में एक बहुत ही अलग तरह का घर था। मेरे लिए उस दुनिया की कल्पना करना मुश्किल था जिसे रोज़ली ने जाना था। उसकी कहानी मुझे इतिहास से ज्यादा एक परीक्षा जैसी लगी। एक हल्के झटके के साथ मुझे एहसास हुआ कि यह उस दुनिया के बहुत करीब थी जिसे एडवर्ड ने इंसान होने पर अनुभव किया होगा, वह दुनिया जिसमें वह बड़ा हुआ था। जब रोज़ली एक पल के लिए चुप बैठी रही, तो मैंने सोचा कि क्या मेरी दुनिया उसे भी उतनी ही उलझन भरी लगी जितनी रोज़ली की दुनिया मुझे लगी थी। रोसेली ने आह भरी, और जब वह दोबारा बोली तो उसकी आवाज़ अलग थी, उदासी गायब हो गई थी। रोचेस्टर में एक शाही परिवार था, जिसे किंग्स कहा जाता था। विडंबना यह है, रॉयस किंग उस बैंक के मालिक थे जिसमें मेरे पिता काम करते थे, और शहर के लगभग हर दूसरे लाभदायक व्यवसाय के मालिक थे। इस तरह उनके बेटे रॉयस किंग द सेकंड ने नाम को लेकर मुंह बनाया। यह उनके दांतों से निकला। पहली बार मुझे देखा। वह बैंक का कार्यभार संभालने जा रहा था, और इसलिए उसने विभिन्न पदों की देखरेख शुरू कर दी। 2 दिन बाद मेरी माँ ने मेरे पिता के दोपहर के भोजन को उनके साथ काम पर भेजना भूल गई। मुझे याद है कि जब उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं अपना सफ़ेद ऑर्गना पहनूं और अपने बालों को रोल करके बैंक में भाग जाऊं, तो मैं भ्रमित हो गई थी। रोसेली बिना किसी हास्य के हंस पड़ी। मैंने यह नहीं देखा कि रॉयस मुझे विशेष रूप से देख रहा था। हर कोई मुझे देख रहा था, लेकिन उस रात पहला गुलाब आया। हमारी प्रेमालाप की हर रात वह मेरे लिए गुलाब का गुलदस्ता भेजता था। मेरा कमरा हमेशा उनसे भरा रहता था। यह इस हद तक बढ़ गया कि जब मैं घर से बाहर निकलती तो मेरी खुशबू गुलाब की तरह आती। रॉयस भी सुंदर था। उसके बाल मुझसे हल्के थे और उसकी आंखें हल्की नीली थीं। उसने कहा कि मेरी आंखें बैंगनी रंग की हैं और फिर वे गुलाब के साथ दिखने लगीं। मेरे माता पिता ने इसे हल्के ढंग से कहा है। ये वह सब कुछ था जिसका उन्होंने सपना देखा था, और रॉयस वह सब कुछ था जिसका उन्होंने सपना देखा था। परी कथा का राजकुमार मुझे राजकुमारी बनाने आया था। वह सब कुछ जो मैं चाहती थी, फिर भी यह मेरी अपेक्षा से अधिक नहीं था। 2 महीने पहले ही हमारी सगाई हो गई थी।
हमने एक दूसरे के साथ अकेले में बहुत ज्यादा समय नहीं बिताया। रॉयस ने मुझे बताया कि उसके पास काम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और जब हम साथ होते थे तो उसे अच्छा लगता था कि लोग हमें देखें, मुझे अपनी बाहों में देखें। मुझे भी यह अच्छा लगता था। बहुत सारी पार्टियां होती थीं, नाच गाना होता था और सुंदर सुंदर कपड़े पहने जाते थे। जब आप राजा होते थे तो आपके लिए हर दरवाज़ा खुला होता था, हर लाल कालीन आपका स्वागत करने के लिए बिछा होता था। यह कोई लंबी सगाई नहीं थी, सबसे शानदार शादी की योजना बनाई गई थी। ये वह सब कुछ होने जा रहा था जो मैं कभी चाहता था। मैं पूरी तरह से खुश था। जब मैं वेरा के घर गया तो मुझे अब जलन महसूस नहीं हुई। मैंने अपने गोरे बालों वाले बच्चों को किंग्स एस्टेट के विशाल लॉन पर खेलते हुए देखा और मुझे उस पर दया आ गई। रोसेली अचानक अपने दांतों को भींचते हुए बोली। इसने मुझे उसकी कहानी से बाहर खींच लिया और मुझे एहसास हुआ कि भयावहता दूर नहीं थी। कोई सुखद अंत नहीं होगा, जैसा कि उसने वादा किया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या यही कारण था कि उसके अंदर बाकी लोगों की तुलना में इतनी अधिक कड़वाहट थी, क्योंकि जब उसका मानव जीवन समाप्त हो गया था तो वह अपनी हर इच्छा को पूरा करने में सक्षम थी। मैं उस रात वेरा के घर पर थी, रोज़ली ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका चेहरा संगमरमर की तरह चिकना और कठोर था। उसका छोटा हेनरी वाकई प्यारा था, मुस्कुराता हुआ और डिम्पल वाला वह बस अपने आप बैठा हुआ था। जब मैं जा रहा था, वेरा मुझे दरवाजे तक ले गई। उसका बच्चा उसकी बाहों में था और उसका पति उसके बगल में था, उसकी कमर पर उसका हाथ था। जब उसे लगा कि मैं नहीं देख रही हूँ, तो उसने उसके गाल पर चूमा। इससे मुझे परेशानी हुई। जब रॉयस ने मुझे चूमा, तो वह बिल्कुल वैसा नहीं था, किसी तरह इतना प्यारा नहीं था। मैंने उस विचार को किनारे कर दिया। रॉयस मेरा राजकुमार था, किसी दिन मैं रानी बनूंगी। चांदनी रात में ये बताना कठिन था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका सफेद चेहरा पीला पड़ गया है। सड़कों पर अंधेरा था, लैंप पहले से ही जल रहे थे। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कितनी देर हो चुकी थी। वो लगभग धीमी आवाज में फुसफुसाती रही। बहुत ठंड भी थी, अप्रैल के आखिर में बहुत ठंड थी। शादी में सिर्फ एक हफ्ता बाकी था और मैं घर की ओर भागते हुए मौसम के बारे में चिंता कर रही थी। मुझे यह अच्छी तरह याद है। मुझे उस रात की हर बात याद है। मैं उस रात से बहुत चिपकी हुई थी। शुरू में मैंने किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा, और इसलिए मुझे ये याद है जब इतनी सारी सुखद यादें पूरी तरह से फीकी पड़ गई हैं। उसने आह भरी और फिर से फुसफुसाने लगी। हाँ, मैं मौसम के बारे में चिंतित थी। मैं शादी को घर के अंदर नहीं करना चाहती थी। मैं अपने घर से कुछ ही दूर था जब मैंने उन्हें सुना। एक टूटी हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ लोग जोर जोर से हंस रहे थे, नशे में थे। मैंने चाहा कि मैं अपने पिता को फोन करके घर तक छोड़ दूं, लेकिन रास्ता इतना छोटा था कि यह मूर्खतापूर्ण लग रहा था। और फिर उन्होंने मेरा नाम पुकारा, रोज। वह चिल्लाया और बाकी लोग मूर्खतापूर्ण हंसी हंसने लगे। मुझे यह एहसास नहीं था कि शराबी इतने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। वे रॉयस और उसके कुछ दोस्त थे जो अन्य अमीर लोगों के बेटे थे। यह मेरी रोज है, रॉयस ने चिल्लाते हुए उनके साथ हंसते हुए कहा। वह भी उतना ही बेवकूफ लग रहा था। तुम देर से आए हो, हमें ठंड लग रही है, तुमने हमें इतनी देर तक इंतजार करवाया है। मैंने उसे पहले कभी शराब पीते नहीं देखा था, कभी कभार किसी पार्टी में शराब पीते हुए। उसने मुझसे कहा था कि उसे शैंपेन पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता था कि उसे इससे ज्यादा तेज शराब पसंद है। उसका एक नया मित्र था जो उसके मित्र का मित्र था, अटलांटा से आया था। मैंने तुमसे क्या कहा था, जॉन? रॉयस ने चिल्लाते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने करीब खींच लिया। क्या वह तुम्हारे सभी जॉर्जिया आर्डू से भी अधिक सुंदर नहीं है? जॉन नाम का वह आदमी काले बालों वाला और धूप से झुलसा हुआ था। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई घोड़ा हूं जिसे वह खरीद रहा हो। ये बताना कठिन है, उसने धीरे से कहा। वह पूरी तरह से ढकी हुई है। वे हंसे, रॉयस भी बाकी लोगों की तरह। अचानक रॉयस ने मेरे कंधों से मेरी जैकेट खींच ली। यह उसका उपहार था,
जिसमें से पीतल के बटन निकल गए। वे पूरी सड़क पर बिखर गए। उसे दिखाओ कि तुम कैसी दिखती हो, रोज। वो फिर से हंसा और फिर उसने मेरी टोपी मेरे बालों से खींच ली। पिनों ने मेरे बालों को जड़ से उखाड़ दिया और मैं दर्द से चिल्ला उठी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें मेरे दर्द की आवाज़ पसंद आ रही थी। रोसेली ने अचानक मेरी तरफ देखा, जैसे वह भूल गई हो कि मैं वहाँ हूँ। मुझे यकीन था कि मेरा चेहरा भी उसके चेहरे जितना ही सफ़ेद है। जब तक कि वह हरा न हो, मैं तुम्हें बाकी बातें नहीं सुनाऊंगी, उसने धीरे से कहा। वे मुझे सड़क पर छोड़ गए। हंसते हुए वे लड़खड़ाते हुए चले गए। उन्हें लगा कि मैं मर चुकी हूँ। वे रॉयस को चिढ़ा रहे थे कि उसे एक नई दुल्हन ढूंढनी होगी। वह हंसा और कहा कि उसे पहले थोड़ा धैर्य रखना होगा। मैं सड़क पर मरने का इंतजार कर रहा था। ठंड थी, हालांकि इतना दर्द था कि मुझे आश्चर्य हुआ कि यह मुझे परेशान कर रहा था। बर्फबारी शुरू हो गई और मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं क्यों नहीं मर रहा हूँ। मैं मौत के आने और दर्द को खत्म करने के लिए अधीर था। इसमें बहुत समय लग रहा था। कार्लिसर ने मुझे तब पाया। उसने खून की गंध सूंघी थी और जांच करने आया था। मुझे याद है कि जब वह मेरे ऊपर काम कर रहा था, मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तो मैं थोड़ा चिढ़ गया था। मुझे डॉक्टर कुलीन या उनकी पत्नी और उनके भाई कभी पसंद नहीं थे, जैसा कि एडवर्ड ने तब दिखावा किया था। यह मुझे परेशान करता था कि वे सभी मुझसे ज्यादा सुंदर थे, खासकर कि वे पुरुष थे। लेकिन वे समाज में घुलते मिलते नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें सिर्फ 1 या 2 बार देखा था। जब उसने मुझे जमीन से उठाया और मेरे साथ भागा तो मुझे लगा कि मैं मर गया हूँ, क्योंकि उसकी गति बहुत तेज थी। ऐसा लगा जैसे मैं उड़ रहा हूँ। मुझे याद है कि मैं इस बात से बहुत भयभीत था कि मेरा दर्द बंद नहीं हो रहा था। फिर मैं एक उजले कमरे में था और वह गर्म था। मैं फिसल रहा था और मैं आभारी था क्योंकि दर्द कम होने लगा था। लेकिन अचानक कुछ नुकीला मुझे काट रहा था, मेरा गला, मेरी कलाइयाँ, मेरे टखने। मैं सदमे में चिल्लाया, ये सोचकर कि वो मुझे और अधिक चोट पहुंचाने के लिए वहां लाया है। फिर आग मेरे अंदर जलने लगी और मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। मैंने उससे मुझे मार डालने की भीख मांगी। जब एस्मे और एडवर्ड घर लौटे तो मैंने उनसे भी मुझे मार डालने की भीख मांगी। कार्लिसल मेरे साथ बैठा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि उसे बहुत खेद है, वादा किया कि यह सब खत्म हो जाएगा। उसने मुझे सब कुछ बताया और कभी कभी मैंने सुना। उसने मुझे बताया कि वह क्या था, मैं क्या बन रहा था। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। जब भी मैं चिल्लाया, उसने माफ़ी मांगी। एडवर्ड खुश नहीं था। मुझे याद है कि वे मेरे बारे में चर्चा कर रहे थे। कई बार मैंने चीखना बंद कर दिया। चीखने से कोई फायदा नहीं होता था। तुम क्या सोच रहे थे, कार्लिसल? एडवर्ड ने कहा। रोज़ली हेल। रोज़ली ने एडवर्ड के चिढ़े हुए लहजे की पूरी तरह से नकल की। मुझे उसका नाम बोलने का तरीका पसंद नहीं आया, जैसे मेरे साथ कुछ गड़बड़ थी। मैं उसे यूं ही मरने नहीं दे सकता था। कार्लिसले ने धीरे से कहा, ये बहुत भयानक, बहुत ज्यादा बर्बादी थी। मुझे पता है, एडवर्ड ने कहा, और मुझे लगा कि वो मेरी बात को खारिज कर रहा है। इससे मुझे गुस्सा आया। मुझे तब नहीं पता था कि वो वास्तव में वही देख सकता है जो कार्लिसले ने देखा था। ये बहुत ज्यादा बर्बादी थी। मैं उसे नहीं छोड़ सकता था, कार्लिसले ने फुसफुसाते हुए दोहराया। बेशक आप ऐसा नहीं कर सकते, एस्मे ने सहमति जताई। लोग तो हमेशा मरते रहते हैं, एडवर्ड ने उसे कठोर आवाज में याद दिलाया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह थोड़ी बहुत पहचानी जा सकती है? राजाओं को बहुत खोज करनी पड़ेगी, ताकि किसी को भी उस शैतान पर शक न हो, उसने गुर्राहट के साथ कहा। मुझे इस बात से खुशी हुई कि उन्हें पता था कि रॉयस दोषी था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि यह लगभग खत्म हो चुका है। मैं मजबूत हो रही थी और यही कारण था कि मैं उनकी बातों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम थी। मेरी उंगलियों का दर्द कम होने लगा था। हम उसके साथ क्या करेंगे? एडवर्ड ने घृणा से कहा, यह कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा। कार्लिसल ने आह भरी।
ये तो उस पर निर्भर है, बेशक। वह शायद अपनी राह पर चलना चाहेगी। मैंने उसकी बातों पर इतना विश्वास कर लिया था कि उसके शब्दों से मैं डर गया। मुझे पता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है और मेरे पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। मैं अकेले रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। दर्द अंततः समाप्त हो गया और उन्होंने मुझे फिर से समझाया कि मैं क्या हूँ। इस बार मुझे विश्वास हो गया। मैंने प्यास महसूस की, अपनी कठोर त्वचा को महसूस किया, मैंने अपनी चमकदार लाल आंखें देखीं। मैं जितनी भी उथली थी, मुझे तब अच्छा लगा जब मैंने पहली बार आईने में अपना प्रतिबिंब देखा। आंखों के बावजूद एक सबसे सुंदर चीज थी जो मैंने कभी देखी थी। वह एक पल के लिए खुद पर हंसी। इसमें कुछ समय लगा। इससे पहले कि मैं अपने साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए सुंदरता को दोष देना शुरू करूं, मुझे इसका अभिशाप समझ में आया। काश मैं, खैर, बदसूरत नहीं, बल्कि सामान्य होती, वेरा की तरह, तो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने की अनुमति होती जो मुझसे प्यार करता और मेरे सुंदर बच्चे होते। यही मैं वास्तव में चाहती थी, हमेशा से। यह अभी भी बहुत ज्यादा नहीं लगता है कि मैंने कुछ मांगा है। वह एक पल के लिए सोच में पड़ गई और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह फिर से मेरी उपस्थिति को भूल गई है। लेकिन फिर वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराई, उसका चेहरा अचानक विजयी हो गया। आप जानते हैं, मेरा रिकॉर्ड कार्लसले जितना ही साफ है, उसने मुझसे कहा। एस्मे से बेहतर, एडवर्ड से 1000 गुना बेहतर। मैंने कभी इंसानी खून का स्वाद नहीं चखा है, उसने गर्व से घोषणा की। वह मेरी हैरान अभिव्यक्ति को समझ गई क्योंकि मैं आश्चर्यचकित थी कि उसका रिकॉर्ड लगभग साफ क्यों था। मैंने 5 इंसानों की हत्या की, उसने मुझे संतुष्ट स्वर में बताया। अगर आप उन्हें वाकई इंसान कह सकते हैं। लेकिन मैं उनका खून बहाने से बहुत सावधान थी। मुझे पता था कि मैं इसका विरोध नहीं कर पाऊंगी और मैं उनका कोई भी हिस्सा अपने अंदर नहीं चाहती थी। आप देखिए, मैंने रॉयस को आखिरी के लिए बचाया। मुझे उम्मीद थी कि वह अपने दोस्तों की मौत के बारे में सुनेगा और समझेगा, जानेगा कि उसके लिए क्या होने वाला है। मुझे उम्मीद थी कि डर उसके लिए अंत को और भी बदतर बना देगा। मुझे लगता है कि यह काम कर गया। जब मैंने उसे पकड़ा तो वह एक खिड़की रहित कमरे में बैंक की तिजोरी जितने मोटे दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था, जिसके बाहर हथियारबंद लोग पहरा दे रहे थे। उफ, 7 हत्याएं, उसने खुद को सुधारा। मैं उसके गार्ड के बारे में भूल गई। उन्होंने बस 1 सेकंड लिया। मैं बहुत ज्यादा नाटकीय थी। ये वाकई बचकाना था। मैंने शादी के लिए एक ड्रेस पहनी थी जिसे मैंने इस अवसर के लिए चुराया था। जब उसने मुझे देखा तो वह चिल्लाया। उस रात वो बहुत चिल्लाया। उसे आखिरी में बचाना एक अच्छा विचार था। इससे मेरे लिए खुद को नियंत्रित करना आसान हो गया। इससे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ सकी। वह अचानक रुक गई और मेरी तरफ देखने लगी। मुझे माफ कर दो, उसने उदास स्वर में कहा। मैं तुम्हें डरा रही हूँ, है न? मैं ठीक हूँ, मैंने झूठ बोला। मैं बहक गया। इसकी चिंता मत करो। मुझे आश्चर्य है कि एडवर्ड ने तुम्हें इसके बारे में अधिक नहीं बताया। उसे अन्य लोगों की कहानियां बताना पसंद नहीं है। उसे लगता है कि वो विश्वासघात कर रहा है, क्योंकि वो उन हिस्सों के अलावा और भी बहुत कुछ सुनता है जो उसे सुनना चाहिए। वो मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। मुझे शायद उसे ज्यादा श्रेय देना चाहिए। वो वाकई बहुत अच्छा है न? ऐसा सोचता, मैं बता सकती हूँ। फिर उसने आह भरी। मैंने भी तुम्हारे साथ उचित व्यवहार नहीं किया, बेला। क्या उसने तुम्हें बताया कि क्यों? यह वो बहुत गोपनीय था। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं इंसान था। उन्होंने कहा कि आपके लिए किसी बाहरी व्यक्ति को जानना कठिन था। रोसेली की संगीतमय हंसी ने मुझे बीच में ही रोक दिया। अब मैं सच में दोषी महसूस कर रही हूँ। वह मेरे प्रति मेरी योग्यता से कहीं ज्यादा दयालु रहा है। हंसते हुए वह और भी गर्मजोशी से भरी हुई लग रही थी, जैसे उसने मेरी मौजूदगी में कभी भी अनुपस्थित न होने वाली किसी सुरक्षा को कमजोर कर दिया हो। वह लड़का कितना झूठा है। वह फिर से हंसी। वह झूठ बोल रहा था। मैंने अचानक सावधान होकर पूछा, ठीक है, शायद ये बहुत जोर देकर कहा जा रहा है। उसने तुम्हें पूरी कहानी नहीं बताई। उसने जो बताया वह सच था,
पहले से भी ज्यादा सच। हालांकि उस समय वह घबरा कर हंसते हुए बोली, ये शर्मनाक है। देखो, पहले तो मैं ज्यादातर ईर्ष्यालु थी क्योंकि वह तुम्हें चाहता था, मुझे नहीं। उसके शब्दों ने मेरे अंदर डर का एक रोमांच पैदा कर दिया। वहां चांदी की रोशनी में बैठी हुई वह मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। मैं रोज़ली से मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन तुम एम्मेट से प्यार करती हो, मैंने बुदबुदाया। उसने अपना सिर आगे पीछे हिलाया, खुश होकर। मैं एडवर्ड को उस तरह से नहीं चाहती, बेला। मैंने कभी नहीं चाहा। मैं उसे एक भाई की तरह प्यार करती हूँ, लेकिन जब से मैंने उसे बोलते सुना है, तब से वह मुझे परेशान कर रहा है। तुम्हें समझना होगा, हालांकि मुझे लोगों द्वारा मुझे चाहने की आदत हो गई थी, और एडवर्ड को जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। इसने मुझे निराश किया, यहाँ तक कि शुरू में मुझे नाराज भी किया। लेकिन उसे कभी कोई नहीं चाहिए था, इसलिए इसने मुझे लंबे समय तक परेशान नहीं किया। यहाँ तक कि जब हम पहली बार डेनाली में तान्या के कबीले से मिले थे, तो वे सभी महिलाएं एडवर्ड ने कभी थोड़ी सी भी पसंद नहीं दिखाई। और फिर वह तुमसे मिला। उसने मुझे उलझन भरी आंखों से देखा। मैं केवल आधा ध्यान दे रहा था। मैं एडवर्ड और तान्या और उन सभी महिलाओं के बारे में सोच रहा था, और मेरे होंठ एक सख्त रेखा में एक दूसरे से चिपके हुए थे। ऐसा नहीं है कि तुम सुंदर नहीं हो, बेला, उसने मेरी अभिव्यक्ति को गलत समझते हुए कहा। लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना था कि उसे तुम मुझसे ज्यादा आकर्षक लगी। मैं इतनी घमंडी हूं कि मुझे बुरा लगा। लेकिन तुमने पहले कहा था, यह अभी भी तुम्हें परेशान नहीं करता, है न? मेरा मतलब है, हम दोनों जानते हैं कि तुम ही हो इस ग्रह पर सबसे सुंदर व्यक्ति। मुझे ये कहते हुए हंसी आ गई कि यह तो बहुत स्पष्ट था। ये कितना अजीब है कि रोज़ली को इस तरह के आश्वासन की जरूरत है। रोसेली भी हंस पड़ी। धन्यवाद, बेला। और नहीं, ये बात अब मुझे परेशान नहीं करती। एडवर्ड हमेशा से थोड़ा अजीब रहा है। वह फिर से हंस पड़ी। लेकिन तुम अब भी मुझे पसंद नहीं करते, मैंने फुसफुसाकर कहा। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। मुझे इस बात का अफसोस है। हम कुछ क्षण तक चुपचाप बैठे रहे, और वह आगे बोलने को इच्छुक नहीं दिखी। क्या तुम मुझे बताओगे क्यों? क्या मैंने कुछ किया? क्या वह इस बात से नाराज थी कि मैंने उसके परिवार, उसके एमेट को खतरे में डाल दिया था? बार बार जेम्स और अब विक्टोरिया। नहीं, तुमने कुछ नहीं किया है, वो बुदबुदाए। अभी तक नहीं। मैं हैरान होकर उसकी ओर देखता रहा। क्या तुम नहीं देखती, बेला? उसकी आवाज़ अचानक पहले से ज्यादा भावुक हो गई थी, जबकि वह अपनी दुखी कहानी बता रही थी। तुम्हारे पास पहले से ही सब कुछ है। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी है, वह सब कुछ जो मैं चाहती हूँ। और तुम उसे यूं ही फेंक दोगी? क्या तुम नहीं देख सकती कि मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगी? तुम्हारे पास वह विकल्प है जो मेरे पास नहीं था, और तुम गलत चुनाव कर रही हो। मैं उसके उग्र भाव से घबरा गया। मुझे एहसास हुआ कि मेरा मुंह खुला रह गया था और मैंने उसे बंद कर लिया। वो मुझे बहुत देर तक देखती रही और धीरे धीरे उसकी आंखों का उत्साह कम हो गया। अचानक वह शर्मिंदा हो गई, और मुझे पूरा यकीन था कि मैं ये सब शांति से कर सकती हूँ। उसने अपना सिर हिलाया। भावनाओं के सैलाब से वह थोड़ी हतप्रभ लग रही थी। बस इतना है कि अब ये पहले से ज्यादा मुश्किल है, जब ये सिर्फ दिखावा था। वह चुपचाप चांद को देखती रही। कुछ ही पलों में मैं उसकी कल्पना में सेंध लगाने की हिम्मत जुटा पाया। क्या तुम मुझे अधिक पसंद करोगे यदि मैं मानव बने रहना चुनूं? वह मेरी ओर मुड़ी, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद। हालांकि तुम्हें कुछ हद तक सुखद अंत मिला, मैंने उसे याद दिलाया। तुम्हें एम्मेट मिला, मुझे आधा मिल गया। वह मुस्कुराई। तुम्हें पता है कि मैंने एम्मेट को एक भालू से बचाया था जो उसे मार रहा था, और उसे कार्लिसले के घर ले गया। लेकिन क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि मैंने भालू को उसे खाने से क्यों रोका? मैंने अपना सिर हिला दिया। काले घुंघराले बाल, दर्द से कराहते समय भी दिखाई देने वाले डिंपल, एक वयस्क व्यक्ति के चेहरे पर अजीब सी मासूमियत। उसने मुझे वेरा के छोटे हेनरी की याद दिला दी।
मैं नहीं चाहती थी कि वह मर जाए, इसलिए भले ही मुझे इस जीवन से नफरत थी, मैं इतनी स्वार्थी थी कि मैंने कार्लिसले से उसे मेरे लिए बदलने के लिए कहा। मैं जितना चाहता था उससे कहीं ज्यादा भाग्यशाली रहा। एमिट, वह सब कुछ है जो मैं चाहता, अगर मैं खुद को इतना अच्छी तरह जानता कि मुझे क्या मांगना है। वो बिल्कुल वैसा ही व्यक्ति है जिसकी मेरे जैसे किसी व्यक्ति को जरूरत है। और अजीब बात यह है कि उसे भी मेरी जरूरत है। ये हिस्सा मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा कारगर साबित हुआ, लेकिन हम दोनों से ज्यादा उसके पास कभी नहीं होगा। और मैं कभी भी किसी बरामदे में नहीं बैठूंगा जहां वह मेरे बगल में सफेद बालों वाला हो और हमारे पोते पोतियों से घिरा हो। अब उसकी मुस्कान दयालु थी। ये तुम्हें बहुत अजीब लगता है न? कुछ मायनों में तुम 18 साल की उम्र में मुझसे कहीं ज्यादा परिपक्व हो, लेकिन दूसरी तरह से ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में तुमने शायद कभी गंभीरता से नहीं सोचा होगा। तुम ये जानने के लिए बहुत छोटी हो कि तुम 10 साल, 15 साल में क्या चाहोगी, और इतनी छोटी हो कि बिना सोचे समझे सब कुछ छोड़ भी नहीं सकती। तुम स्थायी चीजों के बारे में जल्दबाजी नहीं करना चाहती, बेला। उसने मेरे सिर पर थपथपाया, लेकिन यह इशारा कृपालु नहीं लगा। एक कहावत में, बस इसके बारे में थोड़ा सोचो। एक बार जब ये हो जाता है तो इसे वापस नहीं किया जा सकता है। एस्मे ने हमारे साथ विकल्प के रूप में काम किया है, और एलिस को कुछ भी मानवीय याद नहीं है, इसलिए वह इसे याद नहीं कर सकती। हालांकि आपको याद होगा, ये बहुत कुछ छोड़ने जैसा है, लेकिन बदले में और क्या पाना था, यह मैंने जोर से नहीं कहा। धन्यवाद रोज़ली, ये समझकर अच्छा लगा। तुम्हें बेहतर तरीके से जानना। मैं इतनी राक्षसी होने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। वह मुस्कुराई। मैं अब से खुद को संभालने की कोशिश करूँगी। मैं भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। हम अभी तक दोस्त नहीं बने थे, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो हमेशा मुझसे इतनी नफरत नहीं करेगी। मैं अब तुम्हें सोने दूंगी। रोज़ली की आंखें बिस्तर पर झपक गईं और उसके होंठ फड़कने लगे। मुझे पता है कि तुम निराश हो कि वह तुम्हें इस तरह बंद करके रख रहा है, लेकिन जब वह वापस आए तो उसे बहुत बुरा न लगे। वह तुमसे जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज्यादा करता है। तुमसे दूर रहना उसे डराता है। वह चुपचाप उठी और दरवाजे की तरफ चली गई। गुड नाइट, बेला, उसने फुसफुसाते हुए दरवाजा बंद कर लिया। शुभ रात्रि, रोज़ली, मैंने 1 सेकंड देरी से कहा। उसके बाद मुझे सोने में काफी समय लगा। जब मैं सो गया तो मुझे एक बुरा सपना आया। मैं एक अपरिचित सड़क के अंधेरे, ठंडे पत्थरों पर रेंग रहा था। हल्की सी बर्फ गिर रही थी, जिससे मेरे पीछे खून के निशान रह गए थे। एक लंबी सफेद पोशाक में एक छायादार परी मेरी प्रगति को नाराजगी भरी आंखों से देख रही थी। अगली सुबह एलिस मुझे स्कूल ले गई, जबकि मैं गुस्से से विंडशील्ड से बाहर देख रहा था। मैं नींद से वंचित महसूस कर रहा था, और इसने मेरे कारावास की जलन को और भी मजबूत बना दिया। आज रात हम ओलंपिया या किसी और जगह घूमने जाएंगे, उसने वादा किया। वह मजेदार होगा, है न? आप मुझे तहखाने में बंद क्यों नहीं कर देते, मैंने सुझाव दिया, और चीनी की परत को भूल जाओ। एलिस ने भौहें सिकोड़ी। वह पोश वापस ले जाएगा। मैं बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें तो मौज मस्ती करनी चाहिए। ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने बुदबुदाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं वाकई दोषी महसूस कर रहा हूँ। मैं तुम्हें दोपहर के भोजन पर देखूंगा। मैं धीरे धीरे अंग्रेजी की ओर बढ़ गया। एडवर्ड के बिना दिन असहनीय होने की गारंटी थी। मैं अपनी पहली कक्षा में उदास रहा, अच्छी तरह से जानता था कि मेरा रवैया किसी भी तरह से मदद नहीं कर रहा था। जब घंटी बजी तो मैं बिना किसी उत्साह के उठ खड़ा हुआ। माइक दरवाजे पर खड़ा था और मेरे लिए दरवाज़ा खोल रहा था। एडवर्ड, इस सप्ताहांत पर पैदल यात्रा पर जा रहे हो? जब हम हल्की बारिश में बाहर निकले तो उसने मिलनसार ढंग से पूछा। हाँ, क्या तुम आज रात कुछ करना चाहते हो? वो अब भी कैसे आशावादी लग सकता है। नहीं कर सकता, मुझे स्लम्बर पार्टी करनी है, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। मेरे मूड को समझते हुए उसने मुझे एक अजीब नज़र से देखा। आप कौन हैं?
माइक का सवाल बीच में ही रुक गया जब पार्किंग में हमारे पीछे से एक तेज गड़गड़ाहट वाली गर्जना आई। फुटपाथ पर खड़े सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे क्योंकि शोर मचाती काली मोटरसाइकिल कंक्रीट के किनारे पर रुक गई, इंजन अभी भी गड़गड़ा रहा था। जेकब ने मुझे तत्काल हाथ हिलाकर इशारा किया। भागो, बेला, वह इंजन की गर्जना के ऊपर से चिल्लाया। मैं कुछ समझ पाने से पहले एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। मैंने जल्दी से माइक की तरफ देखा। मुझे पता था कि मेरे पास बस कुछ सेकंड ही बचे हैं। एलिस मुझे सार्वजनिक रूप से रोकने के लिए किस हद तक जा सकती है? मैं बहुत बीमार हो गया था और घर चला गया, ठीक है? मैंने माइक से कहा, मेरी आवाज़ अचानक उत्साह से भर गई। ठीक है, वो बुदबुदाया। मैंने माइक के गाल पर तेजी से चुंबन किया। धन्यवाद, माइक, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, मैंने कहा और भाग गया। जेकब ने मुस्कुराते हुए अपनी कार का इंजन तेज कर दिया। मैं उसकी सीट के पीछे कूद गई और अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर कसकर लपेट ली। मैंने एलिस को देखा, जो कैफेटेरिया के किनारे पर जमी हुई थी। उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं, उसके होंठ उसके दांतों पर मुड़े हुए थे। मैंने उसकी ओर एक विनती भरी नज़र से देखा। फिर हम इतनी तेजी से काली सड़क पार कर रहे थे कि मेरा पेट कहीं पीछे छूट गया। रुको, जेकब चिल्लाया। मैंने अपना चेहरा उसकी पीठ में छिपा लिया क्योंकि वह हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। मुझे पता था कि जब हम क्विल्यूट सीमा पर पहुंचेंगे तो वह अपनी गति धीमी कर देगा। मुझे बस तब तक रुकना था। मैंने मन ही मन और उत्साह से प्रार्थना की कि एलिस मेरा पीछा न करे और चाली मुझे न देख पाए। ये तब स्पष्ट हो गया जब हम सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच गए थे। बाइक धीमी हो गई और जेकब सीधा खड़ा हो गया और जोर से हंसने लगा। मैंने अपनी आंखें खोलीं। हम सफल हुए, वह चिल्लाया। जेल से भागने के लिए यह बुरा नहीं था, है न? अच्छा विचार है, जैक। मुझे याद आया कि तुमने क्या कहा था कि मानसिक जोंक ये भविष्यवाणी नहीं कर सकती कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझे खुशी है कि तुमने यह नहीं सोचा अगर वह तुम्हें स्कूल नहीं जाने देती। इसलिए मैंने इस पर विचार नहीं किया। वह विजयी भाव से हंसा। आज तुम क्या करना चाहते हो? कुछ भी, मैंने भी हंसते हुए कहा। आज़ाद होना बहुत अच्छा लग रहा था।